नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब जून में हमारा CHSL का पेपर होगा। तो हम CHSL का जो 2023 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे। 30 से 40 दिन हम डेली इनको डिस्कस करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जो भारत की जनगणना 2011 हुई थी, उसके अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है। अगर आपसे अर्बन एरियाज़ का पूछा जाए तो वो था हमारे पास 31.16%। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनका पूछ लिया जाए तो उनमें कितना परसेंट था, 68.84% था। अब जब बात की गई है सेंसस 2011 की, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो वो सब है यूपी। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन किस में है, सिक्किम में। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है। और यही चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है, पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है, तो वो है केरला। और सबसे कम लिटरेसी रेट में पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, व्हेन वॉज द स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर, 2015 में की गई थी। अब बात की गई है 2015 की, तो उसमें याद रखना है नीति आयोग की भी शुरुआत हुई थी 2015 में। जो नीति आयोग है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब नीति आयोग को रिप्लेस किया गया था, किसने किया था, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, Which of the following articles of the Indian Constitution direct the state to provide for a uniform civil code? UCC बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किसका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब कुछ आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखने हैं, जैसे आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 52, वो किसका है, वो है हमारे प्रेसिडेंट का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 63 की, तो आर्टिकल 60 किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का है। अगर हम बात करें आर्टिकल 61 की, तो उसमें क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है किसका, प्रेसिडेंट का। किसका है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब एक चीज़ और याद रखनी है, जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो अपना इस्तीफ़ा देंगे तो वो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा देना है तो वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी बचे आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 45 कहता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली शिक्षा और देखभाल के राज्य द्वारा उपलब्ध के बारे में है आर्टिकल 45। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 42 कहता है, इसमें लिखा है कि राज्य काम करने के लिए न्यायपूर्ण है और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का उपलब्ध कराएगा। ठीक है, आर्टिकल 49 कहता है, इसमें लिखा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या जो भी ऐतिहासिक महत्व की वस्तु हैं, उनकी रक्षा करेगा, जिसे संसद द्वारा या उसके अधीन बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया हो। ठीक है, ये हमारे तीनों आर्टिकल हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर द क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो वो है हमारा कालिदास सम्मान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्लासिकल डांस की, तो टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, 7 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, ये क्लासिकल डांस हर पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका सत्रीय डांस। ठीक है, सत्रीय डांस
कौन सी स्टेट में? आसाम में, ठीक है, क्षेत्रीय आसाम। कब इसको क्लासिकल डांस में माना गया था? तो 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसको क्लासिकल डांस घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद बाकी सम्मान देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कालिदास सम्मान की, तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों कबीर सम्मान, जो क्या करता है? प्रमोट करता है कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू लिटरेचर। साहित्य के माध्यम में सांप्रदायिक सद्भाव या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए। और ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, कहाँ का? इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर मैं बात करूँ फिस्कल डेफिशिएट जो है वो फाइनेंस फ्रॉम बोरोइंग, राजकोषीय घाटे को उधार से वित्त पोषित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रिकवरी ऑफ लोन्स इज ए रिवेन्यू रेसिप्ट, नहीं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? जो फिस्कल डेफिशिएट होती है, जो राजकोषीय घाटा होता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू से निकलता है। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है। रिकवरी ऑफ लोन्स इज अ कैपिटल रेसिप्ट। रिवेन्यू रेसिप्ट और कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन? कौन सा जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है? तो इसमें हो जाएगा आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गयासुद्दीन बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन था उसने इंट्रोड्यूस किया था कस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस आर द नेशनल फॉर्म्स ऑफ डैश एज अ किंग एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। जो गयासुद्दीन बलबन था उसने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पाइबोस के रीति रिवाज की शुरुआत की थी। तो कहाँ पे की थी? अदालत में की थी, कोर्ट में की थी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो पहला है हमारा ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, नहीं। उसके बाद है ओपन टू कम्युनिटीज वैल्यूज, मतलब सामुदायिक मूल्यों के प्रति उपरवादी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। और चौथा ऑप्शन है एक समान राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो गैर नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है। और ये जो गैर नृत्य है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो भील ट्राइब है, भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है गैर लोक नृत्य, ठीक है। अगर हम बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ का है? आसाम का है, ठीक है। इसको देख लेते हैं अब। सम इम्पोर्टेंट फोक डांसेस ऑफ राजस्थान, जैसे आपका इम्पोर्टेंट होगा घूमर, चरी, जिनाद, झूलर नीला, कलबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी। इसमें से 3 आपने याद रखने हैं। एक तो बच्चों घूमर याद रखना है, एक कलबेलिया याद रखना है और एक भवई डांस याद रखना है। तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी नदी तुमकर जिले में देवरानी दुर्ग पहाड़िया के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो वो हो जाएगी आपकी शिमशा रिवर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है शिमशा रिवर, हमने देख ही लिया। उसके बाद जो गिरनार रिवर है वो तप्ती की क्या है? सहायक नदी है। घाटापरबा रिवर कृष्णा और वागुर रिवर गोदावरी, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कंजप्शन है, लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रकृति के प्रतिद्वंद्वात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो श्वेत प्रकाश है वो किसका उदाहरण है, श्वेत प्रकाश उदाहरण है आपका बहुरंगी प्रकाश का, पॉलीक्रोमैटिक लाइट का। कैसे याद रखेंगे, विबग्योर से, जैसे सभी को पता है विबग्योर 7 रंग होते हैं, कौन सा वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो देखो पर्वत भी भारत की जलवायु, किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, पर्वत, महासागर हो गए, घाट हो गए, तो सहारा डेजर्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान पे जलवायु का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ ए कैप्टिव बॉडी ऑफ, जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है भारत सरकार के डैश का एक बंदी निकाय है। तो किसका बंदी निकाय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक संवेदनात्मक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग डिज़ाइन किया गया था। तो कौन सा प्रयोग डिज़ाइन किया गया था, जो माइकसन और मोरले प्रयोग था, जो मिल्सन और मोरले का एक्सपेरिमेंट था, उसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ दीज नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ ब्रेक इन द 5-year प्लान आफ्टर 3 consecutive 5-year प्लान्स वर फॉर्म्ड। देखो 5-year प्लान की बात की गई है प्लानिंग कमीशन की, तो सेटअप हुआ था हमारा 1950 में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 5-year प्लान कब से शुरू हुआ था, 1951 से 1956 तक। ठीक है, किस पे बेस था, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल था, कौन सा था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, उस पे बेस था। जो दूसरा था 5-year प्लान 1956 से 1961, वो किस पे था, पीसी महालनोबिस प्रोसेस पे था। ठीक है, और जो तीसरा था वो कब था, 1961 से लेके 1965 तक। ठीक है, और 66 तक ये किस पे था, डीसी गार्गिल उस पे था। ठीक है, अब जो चीज़ याद रखनी है, पहले 3 5-year प्लान हुए थे, उसके बाद गैप आ गया था 3 साल का। तो देखो कैसे गैप क्यों आया था, एक तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। ठीक है, उसके बाद घरेलू मुद्रा का अवमूलन भी हुआ था, 2 सक्सेसिव ईयर ऑफ ड्रोट्स, लगातार 2 सूखे सालों की स्थिति भी आई थी। तो जो गल्फ की खाड़ी है, जो ये खाड़ी युद्ध है, ये इसका रीज़न नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब दादा भाई नौरोजी से एक चीज़ आपने याद रखनी है, इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने क्या दी थी, थ्योरी दी थी किसकी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की। थ्योरी किसकी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ए.ओ. ह्यूम की, तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, ए.ओ. ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। कहाँ पे की थी, बॉम्बे में की थी। किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर मैं आईएनसी की बात करूं तो आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ आईएनसी वो कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। अगर आपसे यही चीज़ पूछ ली जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन, भारतीय महिला, तो इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। अब बात करते हैं आईएनसी की, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे, तो उस टाइम पे थे डफरिन। ठीक है, कौन थे, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मानव शरीर में
मानव शरीर में, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है। तो वो कौन सा रोग होता है, इटाई, याद रखना है, इटाई कहाँ पे, कैडमियम की कमी से होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स की तो कौन सा है, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट्स। अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, ये किस में होता है, फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 3 में। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 होता है सिटीजनशिप से, नागरिकता से, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक होता है। अगर मैं पार्ट 4 की बात करूं तो पार्ट 4 में आते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। पार्ट 5 जो है वो यूनियन संघ को डिफाइन करता है। पार्ट 2 नागरिकता, आर्टिकल हो जाएंगे आपके 5 से 11, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 हमने देख ही लिया फंडामेंटल राइट्स के, और पार्ट 3 में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, जो आर्टिकल होता है, वो होता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या होता है, रिट्स जारी की जाती हैं, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर यही रिट्स जारी कौन कर देगा, हाई कोर्ट कर देगा, तो उसका आर्टिकल हो जाएगा बच्चों आर्टिकल 226। ये दोनों आपने इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स जारी की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। भूतिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो भूतिया नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है, तो सिक्किम में, ठीक है। नागालैंड का सबसे इम्पोर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है बच्चों। आज सिर्फ हम 20 क्वेश्चन करेंगे, कल से हम 25 क्वेश्चन किया करेंगे डेली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।